हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सुदूर प्रदेशों से संपर्क, यानी कि भारत का बाहरी दुनिया से, यानी कि यहाँ पे आप भारत को देख सकते हैं। तो ये सुदूर के यानी कि दूरस्थ जो प्रदेश है उनसे भारत का संपर्क कैसे हुआ, कैसे एक दूसरे में संपर्क बढ़ने से क्या क्या बदलाव आए भारत की लोगों के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, उनके व्यापार के ऊपर, उनके रहन सहन पे कैसे बदलाव आया, और इस जिस क्षेत्र से भारत का संपर्क हुआ वहाँ पे किस तरीके का बदलाव आया, इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मगध पे किसका शासन चल रहा था, मौर्य वंश का शासन चल रहा था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर यानी कि जो मौर्यन साम्राज्य है, जब वो कमज़ोर होता है, जो टूटने लगता है छोटे छोटे हिस्सों में, तो वहीं से क्या है कि विदेशियों का आक्रमण हो जाता है कहाँ पे, भारत के ऊपर। और भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। ये जो बाहर के जो बैक्ट्रियन या फिर यूनानी शासक, ग्रीक शासक भी इनको बोलते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पे अटैक करते हैं और अटैक करके इन सारे हिस्सों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं धीरे 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 धीरे। और ये एक समय ऐसा आता है जब ये मगध साम्राज्य के ऊपर भी ये क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। कुषाण के समय में होता है और ये क्या करके मगध के ऊपर शासन करने लगते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जो साम्राज्य था वो इन हिस्सों तक फैला हुआ था। अशोक के समय भी मौर्य साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था, लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है, यानी कि जो जब राजा इतने बड़े हिस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, टूटने लगता है, यानी कि उसका जो साम्राज्य जो होता है वो टूट करके बिखरने लगता है। अब इसी का फायदा उठा करके, यानी कि इन्हीं सब कमजोरियों का फायदा उठा करके जो बाहरी शासक थे, इन लोगों ने क्या कर दिया, भारत के ऊपर अटैक कर दिया। और भारत के ऊपर अटैक करके इन हिस्सों को कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, क्या होता है कि जिसका संस्थापक, और हम लोगों ने क्या देखा कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो उसका दूसरे मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद जिस वंश का शासन आता है वो क्या कहलाता है, पुष्यमित्र, यानी कि शुंग वंश कहलाता है। क्या कहलाता है, शुंग वंश का मगध पे शासन होता है। और उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करने वाला था, पुष्यमित्र शुंग। जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था। और उसका राज्य अधिक दिनों तक नहीं बन रह सका क्योंकि भारत की सीमा बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद ही इन्हीं विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें क्या समझना है कि यहाँ पे मौर्य वंश का शासन चल रहा था। मौर्य वंश, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अशोक जो था वो क्या कर दिया था कि युद्ध त्यागने की नीति अपना ली थी। हम लोगों ने पढ़ा था ना अशोक का धर्म चक्र परिवर्तन, और उसी में क्या पढ़ा था कि अशोक के धर्म के बारे में। तो अशोक क्या बोल रहा था, उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था और बुद्ध के जो अहिंसा वाली नीति है उसको बढ़ावा दे रहा था सभी जगहों पे, और बोल रहा था कि राजा को, एक शासक जो होता है उसको किसी भी दूसरे राज्य के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए और मार काट नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो सोच के देखिए, अगर एक राजा जो इतने बड़े क्षेत्र का मालिक है, यानी कि इतने बड़े क्षेत्र का जो मालिक है, मगध साम्राज्य का वो राजा जो इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करता है, और सोच के देखो कि अगर वो युद्ध करना छोड़ दे तो क्या होगा कि उसका साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। क्योंकि एक राजा को युद्ध लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वो युद्ध नहीं लड़ेगा तब तक उसके ये साम्राज्य उसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके जो दुश्मन होंगे वो तो अटैक करेंगे ही, और आप युद्ध नहीं कीजिएगा तो वो क्या कर देंगे, आपको हरा देंगे। तो इसने अशोक ने क्या बोला कि हम, मेरे जितने भी वंशज आएंगे उन सब को भी हम अपने पिलर, यानी कि रॉक कट पिलर से, या फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि उसने क्या किया था, खुदाई करवाया था, शिलालेख लिखवाया था, और उस पर वो बोला था क्या कि हमारे पूर्वज जो भी आएंगे वो भी युद्ध न करे, ऐसी हम उनको शिक्षा देते हैं, यानी कि बुद्ध धर्म को अपना ले और हिंसा की नीति पे चले। तब क्या होगा कि जब राजा हिंसा की नीति पे चलने लगता है तो उसका साम्राज्य टूट जाता है। अब यही कारण हुआ कि मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक हुए वो विफल हो गए। और इसके बाद क्या होता है कि
यहाँ पे शुंग वंश का शासन स्थापित होता है, यानी कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था कौन, शुंग, और उसको हटा करके गद्दी पे कौन बनता है, पुष्यमित्र शुंग शासक बनता है मगध का। और उसी से वहीं से शुंग वंश का शासन चलना प्रारंभ हो जाता है मगध से। लेकिन इसका जो शासन है वो लंबे समय तक नहीं बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से, इस हिस्से से, यानी कि सेंट्रल एशिया से और यूनान और ग्रीक वाले क्षेत्र से जो विदेशी शासक है वो अटैक करना भारत के ऊपर शुरू कर देते हैं, और अटैक करके शुंग वंश को, यानी कि पुष्यमित्र शुंग को भी क्या कर देते हैं, ये हटा देते हैं। और इसका जो सत्ता है, यानी कि मगध का जो सत्ता है, ये बाहरी जो शासक है वो आकर के हथिया लेते हैं, यानी कि ये परिवर्तन होता है। अब इसी को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो क्या है कि जब यहाँ पे आए तो आक्रमण कर इस काल में होने वाले कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली, और इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। और इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक वंश आया था, इसमें बहुत सारे वंश थे, जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, बहुत सारे थे। अब इन्हीं को देख लेते। तो पहला जो शासक आया था वो कौन था? बैक्ट्रिया का शासक, बैक्ट्रिया या फिर यूनानी शासक था। तो बैक्ट्रिया क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या है, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, यानी कि इस वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्ट्रिया बोलते हैं। तो यहीं का शासक था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। वही क्या किया था? भारत के ऊपर अटैक किया था। तो आइए पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो क्या करें कि ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है, और सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी या फिर यवन शासक भी इसको बोलते हैं। या तो आप यूनानी इसको बोलिए या फिर यवन शासक बोल सकते हैं, जो कौन था? मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक मिलिंद पन्हू है, बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है मिलिंद पन्हू। तो उसी में ये जो मिनांडर है वो नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षु था, उसी के साथ ये क्या करता है? वार्तालाप करता है, और वही ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, जिसको क्या बोला जाता है? मिलिंद पन्हू बोला जाता है। तो उसी में इस मिनांडर का जिक्र है। और ये क्या था? यवन शासक था, यानी कि विदेशी शासक था, जो इंडिया के ऊपर अटैक करके और यहाँ के हिस्से को अपने कब्जे में लेकर के और यहीं पे आकर के रहने लगा था और शासन करने लगा था। अब देखो, ये भी आकर के भारत की कल्चर को अपना लेते हैं, और साथ ही साथ अपने कुछ कल्चर जो संस्कृति है वो भारत में लेकर के आते हैं, और इससे भारत में क्या करता है? कल्चर को ये एनरिच करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है, और नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। यानी कि ये भी आकर के भारत में आया तो था बाहर से, लेकिन ये भारत में आकर के बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? अपना लेता है। और इसकी राजधानी साकल, वर्तमान सियालकोट, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस हिस्से में क्या है? साकल है। इस वाले हिस्से में क्या है? साकल है, और यही इसकी राजधानी थी। ठीक है ना? जो कि क्या था? किस चीज के लिए फेमस था? शिक्षा के केंद्र के रूप में ये क्या था? फेमस था, सियालकोट। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव हुआ। अब देखो क्या हुआ कि अब भारत के ऊपर क्या हुआ, जब ये लोग भारत से संपर्क में आए तो इसके साथ ही भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और भारत में चिकित्सा, आप लोग देखे होंगे कि यूनानी पद्धति से क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। यहाँ पे आप कहीं कहीं पे बोर्ड देखिएगा, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी पद्धति हो गया, बहुत सारी पद्धति है। तो यूनानी पद्धति जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या था? फेमस था। और क्या करें कि तो चिकित्सा पद्धति में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में एवं ज्योतिष विद्या और सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन है। यानी कि जब यूनानी शासक भारत में आए तो इन्होंने भारत की किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि अपना कुछ पद्धति लेकर के आए तो भारत के लोगों को दिया। साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में और सिक्का बनाने की कला के क्षेत्र में भी ये क्या किए? परिवर्तन आया। जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों का भारत पर प्रभाव पड़ा। और अब आता है शक शासक, यानी कि यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या फिर शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अब देखो, जब ये यवन शासक है उनके बाद इनको भी हरा करके एक दूसरा बाहरी शासक आया, जिसका क्या नाम था? शक। अब ये क्या था कि यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। यानी कि भारत के जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत का जो उत्तरी भाग है, इन हिस्सों पे किसने शासन किया? शकों ने शासन किया। ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे कि
ये क्षत्रप कहलाते थे। और ये जो शक शासक थे ये क्या कहलाते थे? क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे, यानी कि इनके कई कई हिस्से थे, अलग अलग हिस्से थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी, यानी कि उज्जैन जो भारत का, जो कि भारत में है, यहाँ पे आप देख सकते हो अवंती यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये किसमें विभाजित थे? क्षत्रप में विभाजित थे। अलग अलग क्षत्रप था इनका, उन्हीं में से एक भारत में था जिसका क्या नाम था? उज्जैन वाला क्षत्रप था। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि उज्जैन वाला क्षत्रपों की थी रुद्रदामन, महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध राजा था। और रुद्रदामन जिसके बारे में हम लोग सुदर्शन लेख के बारे में पढ़ते, जो कि जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, और दक्षिण भारत के सातवाहनों एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ जो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे सुदर्शन झील के बारे में, तो वही रुद्रदामन है। तो रुद्रदामन जो था वो कैसा शासक था? शक शासक था, जो कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। इसको सिथियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिथियन भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा अभी कि भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया। और विदेशियों का आक्रमण शुरू क्यों हुआ? क्योंकि मौर्य शासक जो है वो युद्ध की नीति को त्याग दिए थे, जो कि अशोक के शासन से ही प्रारंभ हो गया था। अशोक ने ये बोल दिया कि नहीं, इस शासकों को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, इससे इसमें बहुत सारे जान जाती हैं, ये सारी बातें करके इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया। इससे इनका साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर हो गया। और साम्राज्य के कमजोर होने से बाहरी शासकों का अटैक भारत के ऊपर क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब इन्हीं का परिणाम हुआ कि सबसे पहले किसने किया? यूनानी शासकों ने। उसके बाद किसने किया? शक शासकों ने। अब बात आती है कुषाण की। तो सबसे पहले यूनानी, उसके बाद शक, अब किसकी बारी आएगी? कुषाण की। तो अब देखते हैं कुषाणों के ये कहाँ के थे। तो विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यूची कबीला का एक शाखा था। कुषाण जो था वो कैसा था? यूची कबीला का एक शाखा था, एक कबीला था। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसस हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपना सत्ता स्थापित की। तो इसने अपनी सत्ता कहाँ पे स्थापित की? तो काबुल और कश्मीर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुई काबुल और यहाँ पे है कश्मीर, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पे इसने क्या किया? अपना शासन स्थापित किया। कौन? कुषाण शासकों ने। अब क्या करें कि इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। तो जो कनिष्क का आप नाम जरूर सुने होंगे, तो जो कनिष्क था वो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और ये बाहरी शासक था जो कि भारत में आया था और भारत के हिस्से पे कब्जा करके और यहीं पे शासन करना शुरू कर दिया था। और उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया और आदि अनेक प्रदेश जो थे वो सम्मिलित थे। अब देखो, जब ये कुषाण शासक भारत में आए तो इन्होंने क्या किया कि इतने बड़े हिस्से को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने बड़े हिस्से को, ये तो मगध के ऊपर तो शासन किए ही किए, साथ ही साथ इसने ये पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में मिला लिया था। सॉरी, इतना नहीं होगा, ये वाला हिस्सा है। तो ये इतने हिस्से को क्या कर लिया था? इसने कब्जे में मिला लिया था। कौन? कुषाण शासक। और कौन था? कनिष्क। कनिष्क साम्राज्य में इतने बड़े हिस्से पे क्या चलता था? शासन चलता था। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर ले गया। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। और पुरुषपुर आज किस नाम से जाना जाता है? पेशावर के नाम से जाना जाता है। और पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहाँ एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि बाहरी शासकों ने भी भारत में आकर के भारतीय बन गए और यहीं से और भी अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। और रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। और इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण क्या हुआ कि भारत का व्यापारिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं मध्य यूरोप के साथ हुआ और कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, इसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, इसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो जब कुषाण शासकों ने यानी कि कनिष्क ने जब इन हिस्सों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो ये रेशम मार्ग इसके अंतर्गत आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इटली, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है इटली, ठीक है ना, ये है यूरोप। और यहाँ से ये व्यापार होता था, यहाँ से आप लेकर के आए और समुद्र के रास्ते होते हुए आप यहाँ पे रसिया चले गए और ये हुआ इटली। और इटली के थ्रू क्या होता था? आप पूरे
जो कि पश्चिम यूरोप है, यहाँ से यहाँ से क्या होता था, रेशम वस्त्रों का व्यापार होता था, रेशम वस्त्रों का और बहुत सारी चीज़ों का, मसालों का व्यापार होता था, जो कि यहाँ से भारत से लेकर के इस मार्ग से होते हुए लोग यूरोप तक जाते थे। तो इस हिस्से पे किसका कब्जा हो गया, तो इस हिस्से पे कब्जा हो गया किसका, कनिष्क का कब्जा हो गया। इसी से क्या हुआ कि यहाँ से पश्चिमी यूरोप से, यानी कि पश्चिमी एशिया और यूरोप के साथ भारत का व्यापार बढ़ता है। क्योंकि रेशम मार्ग के ऊपर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था, और यहीं से जो भारतीय व्यापारी है वो अपना सामान ले जाकर के यूरोप और पश्चिमी एशिया में ले जाकर के बेचना शुरू करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि अब यहाँ पे कनिष्क का आक्रमण प्रसिद्ध, और यहाँ पे क्या हुआ कि कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर लेकर के आता है, और भारत के बाहर भी कनिष्क जो है वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या किया कि मौर्य साम्राज्य के बाद उसने पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। और रेशम मार्ग जहाँ से रोम एवं चीन के लिए बीच क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था, इस पर भी इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और एक बात और भी समझने की है कि कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, और अश्वघोष के अलावा पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन आदि जैसे राज्यसभा के उसके रत्न थे। यानी कि कनिष्क के दरबार में महान महान क्या है, विद्वानों को अपने दरबार में रखे हुए था। कौन, कनिष्क। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का विस्तार। बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, हम लोगों ने देखा था कि बुद्ध का जन्म कब होता है, कैसे होता है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाना था कि वो बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे करते हैं, उनके क्या टीचिंग्स है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब हमें देखना है कि बौद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, और बौद्ध धर्म आगे चलकर कैसे रहता है, यानी कि उसका प्रभाव लोगों के ऊपर कैसे पड़ता है, वो कैसे बढ़ता है, कैसे फलता फूलता है, इन सारी चीज़ों को आगे समझने वाले हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे होता है। तो धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या फिर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। अब देखो, मौर्योत्तर काल में कहने का मतलब क्या हुआ कि मौर्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जो समय था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद का जो समय था, उसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म का विकास होता है, और साथ ही साथ वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना होती है। वैदिक धर्म या फिर ब्राह्मण या फिर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब जो पीरियड था, मौर्य साम्राज्य का पीरियड था, उसमें बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, और वैदिक धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हुआ था कि वो सब एकदम हाशिए पे चले गए थे, और सभी लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। तो वैदिक धर्म की तो हालत एकदम खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जो पुष्यमित्र शुंग शासन करता है, तो वो क्या कर देता है कि फिर से वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करता है, और वैदिक धर्म को फिर से वर्चस्व यानी कि फिर से बढ़ावा देना शुरू करता है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म की महायान शाखा, यानी कि बौद्ध धर्म भी दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या करें यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का भी उदय होता है, और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आप नाम जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा भी बलवती हुई, यानी कि इसको बढ़ावा मिला, और कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। और फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। यानी कि जितने भी विदेशी शासक आते थे, वो क्या करते थे, किस धर्म को अपनाते थे, तो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि मीनांडर जो था, जो यूनानी शासक था, वो भी किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब जैसे कि हिंद यूनानी यवन शासकों ने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए, और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिए। और ये बौद्ध विहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, यानी कि कनिष्क भी किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो प्रचारक होते थे, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोग साधु संत जाते थे बाहर के क्षेत्रों में भी।
और क्या करें कि देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा प्रश्रय मिला, यानी कि धनी वर्ग भी क्या कर रहा था, बौद्ध धर्म को अपना रहा था और बौद्ध धर्म के लिए दान दे रहा था। इस काल के अनेक बौद्ध विहारों और व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए और देश के अधिकांश जो बिहार व्यापारिक मार्गों या फिर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया या फिर आप काबुल कंधार वाला एरिया देखते हैं, वहाँ पे भी क्या है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था वहाँ पे, जिसमें बामियान जो बौद्ध भगवान का स्टैचू था उसको तालिबानियों ने क्या कर दिया, उड़ा दिया बम से विस्फोट करके। लेकिन वो वाला जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत विकसित था। और क्या करें आप यहाँ पे कि व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पहुंचा। यानी कि अब देखो, पश्चिमी और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, तो वो व्यापार के माध्यम से पहुंचा, क्योंकि जब व्यापारी व्यापार करने के लिए पश्चिम और मध्य एशिया में जाते थे तो उनके साथ बौद्ध प्रचारक भी चले जाते थे, और जहां जहां व्यापारी रुकते थे वहां वहां बौद्ध प्रचारक भी रुकते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और व्यापार के क्रम में ही अनेक भारतीय व्यापारियों ने कसगर, खेतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर क्या करते हैं, व्यापारी केंद्रों की स्थापना करते हैं और व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। और मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क में बौद्ध मत का क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध मठों की स्थापना की, यानी कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रह सके वैसे जगहों की स्थापना की। इन मठों में क्या होता था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ था उनका लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया और विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी क्या की, सहायता की। तो ये सारे कुछ परिवर्तन थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी जो भी बातें हैं वो इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।